कबीर खान ब्रांड जो खुद मैन्युफैक्चर करता है पठानी सूट, कुर्ता पैजामा, पाशा कराची, किड्स वेयर आल्सो अवेलेबल। लेडीज वेयर में डिजाइनर वेस्टर्न आउटफिट, मिडीज एंड गाउन, प्रीमियम शर्ट, टी शर्ट एंड जींस, स्पेशल बिग साइज रेंज और भी बहुत कुछ। 5000 की शॉपिंग पर पाएं आकर्षक गिफ्ट पैक। तो आज ही आए कबीर खान। मदरसे अजीजिया को पूरा जला दिया गया। 100 साल का मदरसा, 4000 किताबें, उसमें कुरान करीम भी है। इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट से रेयर मैन्युस्क्रिप्ट उसको जला दिया गया है। और आपके हुकूमत की नाकामी। और आप देखिए कि नीतीश कुमार जो है उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए। अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई जबान से बोलो ना, कंडेम करो। तो ये पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में, उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। तो सुनिए, ट्वीट से काम नहीं होगा। आप सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं, आप पावर शेयर कर रहे हैं। क्यों नहीं अभी तक आप और आपके चचा जाकर उस जगह का इंस्पेक्शन करते, उस मदरसे अजीजिया का, उस मस्जिद को जो जाने की कोशिश की गई थी? क्यों नहीं आपकी सरकार ने अब तक कंपनसेशन का ऐलान किया? क्यों नहीं अभी तक आपने उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया जिनकी मौजूदगी में वायलेंस हुआ? क्यों नहीं आप ये अरेस्टिंग जो लोग किए कर रहे हैं? ये तो इनकी नाकामी है, बिल्कुल सरासर इनकी नाकामी है और हम कंडेम करते हैं। और देश के होम मिनिस्टर बोलते हैं कि वो उल्टा लटका देंगे अगर उनकी सरकार होती। तो फिर वडोदरा में क्या हुआ? उल्टा लटका देंगे तो कर्नाटका में इदरीस पाशा को जिसने मारा उसको उल्टा लटकाएंगे होम मिनिस्टर साहब। कर्नाटका में आपकी सरकार है ना, आपका मुख्यमंत्री है। इदरीस पाशा को रामनगर डिस्ट्रिक्ट से किडनैप करके 20 लाख रुपए रैंसम पूछा गया, 20 लाख रुपए, और नहीं देने की बुनियाद पर उसको आप मॉबलिज कर दिए, उसको उल्टा लटकाएंगे। जुनैद नसीर को हरियाणा में मार दिए ले जाकर, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह उन जो मारने वालों को उल्टा लटकाएंगे? ये कौन सा ये बात करते हैं? तो बंगाल के हिंसा को कैसे देख रहे हैं? मैं जो वायलेंस होता है उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पर आयद होती है, वो उनकी नाकामी है। और जो प्रोसेशन निकालते हैं उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि उनका प्रोसेशन निकाला गया, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वायलेंस को ना होने दें। ममता बनर्जी ने यह बोला है सर कि जहां से प्रोसेशन निकलता है वो मुस्लिम इलाके में नहीं जाए। और उन्होंने ये भी बात कही है कि सेंटर से लोग आए थे, 5 स्टार होटल में रुके थे और उन्होंने पूरी साजिश रची है। तो आप क्या सो रहे थे? होटल में रेड मारना था, उनको उठाना था होटल से उनको। और अगर जुलूस का परमिशन जो एक रूट दिया गया था, अगर रूट से अगर कोई डाइवर्ट कर रहा है तो आप उनको रोक देते वहां पर। हर प्रोसेशन का एक रूट मैप होता है ना, आप रूट मैप को फॉलो करिए। तेलंगाना में भी हेट स्पीच का मामला सामने आया था रामनवमी के दिन। केस तो दर्ज हुआ है लेकिन कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं। हम तेलंगाना सरकार से इस बात का डिमांड करते हैं कि जिस शख्स ने वाहियात बातें की हैं उसका बेल का कंडीशन यही था कि वो दोबारा इस तरह की बकवास और हेट स्पीच नहीं देगा। उन्होंने इस तरह का भाषण देकर अपने बेल कंडीशन का वायलेशन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट में उनका बेल कैंसलेशन के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस और यहां का एडमिनिस्ट्रेशन उस पर एक्शन लेगा। और उसी शख्स के खिलाफ महाराष्ट्र में भी एफआईआर हुआ है। तो वो बार बार अपने ही बेल के कंडीशंस को वायलेट कर रहे हैं और ये फिट केस है उनके खिलाफ लीगली आगे बढ़ने के लिए। और संगारेड्डी में जो पटनचेरू में जिस 3 बच्चों को मारा और पीटा गया मार्केट के मामलात में, कल मेरी डीएसपी संगारेड्डी से बात हुई है। उन्होंने मुझे
यकीन दिलाया है कि वो अनलॉफुल कन्फाइनमेंट और असॉल्ट का केस बुक किए हैं। मैंने उनसे कहा है कि सर वो उसमें सेक्शन लगाइए 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का, क्योंकि एक बच्चे का हाथ टूट गया, दूसरे बच्चे के दांत टूट गए हैं। तो खैर उनको नहीं पता था। आज हम हमारे पार्टी के लोग वहां गए हैं, उन बच्चों को भी लेकर गए हैं, केस रजिस्टर हुआ है और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि अनकरीब में उन तमाम जो एलिज्ड एक्यूज है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरह की But घटनाएं sir, घट रही हैं, सर, how do you see the violence happened in Bengal and the blame game is on? Who is responsible? One side BJP saying that Trinamool leaders are saying that it's BJP. The issue is that this violence has taken place in a procession, and that procession permission was given by the state government of that respective state. So the responsibility lies at the organizers of the procession and also at the doorstep of the state government, because it is the failure of the respective state governments that they had failed in discharging their duty of stopping the violence. And secondly, it is the pre-planned conspiracy of the people who have indulged in violence. So the responsibility lies at both the people. Failure of the state governments, whether it is the West Bengal government, whether it is the Bihar government, and whether it is the mob lynching in Karnataka of Idris Pasha, or in Vadodara also. What was the government doing? In Bihar, in 2016, same communal violence had taken place. Everyone knows that Nalanda is a very communally sensitive area. It is also the home district of the Chief Minister of Bihar. It is a complete failure of the Nitish Tejasvi RJD government that despite having IB reports that a violence can take place, you had completely failed in stopping this violence. Because of their failure, an 100-year-old madrasa Azizia has been completely burned. More than 4,000 books, including the holy book of Quran, has been burned. And the most unfortunate part is that there is no remorse on the faces of the Chief Minister and the RJD leaders. The Chief Minister was having an iftar party yesterday. He and his coalition partner should have visited Madarsa Azizia. They should have gone and seen that one masjid minar that was damaged. They should have announced compensation. They should have announced that so-and-so police officers who were there on duty, who have failed in controlling violence, have been suspended. But no, you're not at all concerned. It helps Nitish Kumar and the RJD because they create a sense of insecurity among the Muslims of Gujarat. And on the other side, it consolidates the BJP support in the majority community. In this whole game which is being played between Nitish Kumar, Tejasvi and the BJP, Amit Shah and Modi, it is the Muslims and the people of Bihar who are suffering. Law and order has been thrown to dogs. At will, people are burning religious places. You are in the power, you are the state government. What steps have you taken? You take comfort in attending an iftar party yesterday, and now you take out today Sadbhavna rally. There was no need of Sadbhavna rally had you lived up to your duties. You don't announce compensation. You don't go and visit that place. Because you jolly well know that you create this sense of insecurity so that the Muslims of Bihar are always beholden to you. And at the same time, it helps consolidate the majority also BJP. There's a study of Yale University which clearly says wherever a communal violence takes place, it helps BJP. A man has been chief minister for years, Mr. Nitish Kumar, and he is not able to stop this. I condemn the behavior of Nitish Kumar and the RJD government, that they have completely failed in stopping this burning of this madrasa and the attack on the masjid, and a targeted burning of properties of Muslims had taken place in Bihar. But sir, how do you see the blame game? How do you see the blame game happening? No one is taking responsibility. It is very easy, na? It is very easy. You blame them, they blame them. Who are the sufferers? Violence, when it happens, it is the poor and common man who suffers. And who loses the property? Who goes to jail? Majority of them are Muslim minority. This is the game.
they have been playing for years. Also, sir, you are suggesting a political, basically conspiracy behind all this violence or this communal violence, sir. So you are hinting toward two particular party ruling in Bengal and opposition. I am saying in context of Bihar. In context of Bihar, which I know that had the Nitish Kumar RJD government had decided that no violence will take place, the violence would not have happened. They have failed in controlling the violence in Nalanda. Completely failed. They jolly well know that if because of this violence, they send out a message to the Muslims of Bihar कि देखिए बीजेपी आतंक कर रही है, अब आप हमारे साथ रहिए। और वहां पर बीजेपी क्या करती है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को बोलती है कि आप अनसेफ हैं। तो दोनों का सियासी फायदा हो रहा है। नुकसान कौन उठा रहा है? गरीब उठा रहा है। किसका मदरसा जला, किसकी मस्जिद पे हमला हुआ, किसकी दुकान जली, कौन जेल को जा रहा है। यानी मुख्यमंत्री हैं और आप जबान से इसको कंडेम नहीं करते, ट्वीट करते हैं उनके अलायंस पार्टनर, इफ्तार की दावत कल खाते हैं, खजूर खाते हैं, कंपनसेशन अनाउंस नहीं करते, जाकर विजिट नहीं करते, वहां पर कुछ नहीं करते, क्योंकि मालूम ये कहां जाएगा बिहार का मुसलमान हमको छोड़कर। आप जाकर मिलेंगे? बिल्कुल। देखिए, जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा उस सवाल करिए मेरे से आप। मैं सत्ता में नहीं हूं। सत्ता में जो लोग हैं उन्होंने संविधान पर कसम खाई है और देश के होम मिनिस्टर बोलते हैं कि उल्टा लटका देंगे, उनकी सरकार आएगी। अरे उल्टा लटकाइए ना बिल्किस बानो के कातिलों को, रेप करने वालों को उल्टा लटकाइए। इदरीस पाशा के जो मॉब लिंचिंग हुआ रामनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, किडनैप करके मार दिया गया उसको। जुनैद नसीर के मारने वालों को उल्टा लटकाइए। अमित शाह साहब क्यों नहीं लटकाते आप एक तरफा क्यों बात करते हैं? आप तो भारत के होम मिनिस्टर है ना। जब आप उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं तो ठीक है, संविधान में उल्टा लटक जाएगा जब, बस सबको लटकाइए उल्टा आप। बोलिए। हाँ बोलिए। सर, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों का नया नाम रिलीज किया, रिनेम करके। अब सुनिए, तफसीली सवाल सुनिए। तफसीली जवाब यह है कि यहां पर मोदी सरकार एनसीईआरटी से मुगलों की तारीख को मिटा रही है, पास को। और चाइना जो है, जिसका मोदी जी G20 इंडोनेशिया में चेयर से, कुर्सी से उठकर पलटकर जाकर हाथ मिलाए थे, एनसीईआरटी में मुगलों की तारीख को मिटाया जा रहा है और चीन हमारी प्रेजेंट को मिटा रहा है, प्रेजेंट को मिटा रहा है, हमारे नामों को। ये इसमें खुश है और चीन प्रेजेंट नामों को मिटा रहा है। तीसरी मर्तबा हो चुका है। क्यों हो रहा है? क्योंकि चीन जानता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चीन का नाम नहीं लेंगे। दूसरा, यह सरकार फैक्ट्स नहीं बोलती। तीसरा, इनका रिस्पांस वीक है। इसीलिए इन तीन चीजों की वजह से चीन हमारे प्रेजेंट को मिटा रहा है और मोदी जी की सरकार मुगलों की तारीख को मिटा रही है। अब हम इस पर यह बोलना चाह रहे हैं कि 1653 में ताजमहल को शायद मोदी जी ने बनाया था। हाँ, 1648 में लाल किले को शायद नाथुराम गोडसे ने बनाया था और 1857 की जो बेचारा जो बादशाह जो बर्मा जाकर मर गया, शायद वो सावरकर थे। और जो 1690 में जो पूरे विश्व का 24% जीडीपी था, शायद एम्परर मोदी जी थे, इसलिए 24% जीडीपी हो गया। यही प्रॉब्लम है। आप पास को मिटा रहे हैं और चीन प्रेजेंट को मिटा रहा है। यह प्रॉब्लम है भारत में। चीन के ऊपर देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, फैक्ट्स को छुपाया जाता है और वीक रिस्पांस है। तीन चीजों की वजह से चीनी हरकत कर रहा है। अब आप बोलिए क्या हमारा रिस्पांस है? कुछ नहीं है, हम नहीं माने। अरे क्या आपके देश के इलाकों का नाम मिटा रहा है, आपको उसकी फिक्र ही नहीं है, मगर आप तारीख मिटाएंगे। 1650 में, 1640 में, सन 57 में क्या हुआ था। अरे भाई ये देखो, आप सत्ता में है, ये क्या हो रहा है, इस पर गौर करिए। सर, इस बार के पार्लियामेंट
क्या मेरा स्टैंड क्या है? मैं तो हमेशा बीजेपी को अपोज कर रहा हूं और करता रहूंगा। मैं सुनिए क्या सुनिए जो मैं समझ गया आपका सवाल मेरे भाई। यूएपीए का जब कानून जुलाई अगस्त 2019 में अमित शाह होम मिनिस्टर लेकर आए थे तो क्या कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया था? और असदुद्दीन ओवैसी ने अपोज किया। हम तो हर कानून अपोज करते हैं, हम तो क्लियर कट हैं, बीजेपी के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। हम तो कह रहे हैं कि दो समंदर के किनारे एक हो ही नहीं सकते कभी। तो क्या 2024 में जैसा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि अलग अलग चेहरे होने से नुकसान हो सकता है, तो एक ही चेहरा ऑपोजिशन का होना चाहिए मोदी और बीजेपी को लेने? क्या उन्होंने ऐसा कहा है क्या? हाँ, उन्होंने कहा कि सब विपक्षी पार्टियों को एक साथ एक मिलकर आना चाहिए और एक ही चेहरा होना चाहिए ताकि मोदी को, प्रधानमंत्री को। एक चेहरा कौन है वो? केसीआर साहब सर। हाँ, इन्हें एक चेहरा उन्हें बोले क्या उन्होंने? एक चेहरा कौन है? आप सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। कौन? केसीआर साहब। नहीं, एक चेहरा उन्होंने बोले क्या? एक चेहरा कौन है? हम क्या बोल रहे हैं? भारत में अगर 24 में नरेंद्र मोदी को हराना है, बीजेपी को नहीं, नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता से आने से रोकना है। बीजेपी अब नहीं रहे, खाली नरेंद्र मोदी पार्टी हो गई वो। नरेंद्र मोदी को रोकना है तो 540 पर 540 चेहरे मिलकर मोदी को हराना चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूं ये स्ट्रेटेजी कामयाब हो सकती है। अगर आप ये चेहरों को लेकर जाएंगे तो फिर बीजेपी को फायदा हो जाएगा। 540 में बहुत सारे तो वही लोग के हैं ना सर। कहा नहीं, आगे जब मतलब आप ये कह रहे हैं कि 540 में जो अब हैदराबाद का इलेक्शन होगा, सिकंदराबाद का इलेक्शन होगा, वरंगल का होगा, आदिलाबाद का होगा, निजामाबाद का होगा। निजामाबाद वर्सेस मोदी। सुनिए, हाँ, अभी देख लो क्या होता, देखो अभी देख लो। महबूब नगर वर्सेस मोदी, किशनगंज वर्सेस मोदी। हाँ, ये होना चाहिए। अगर आप ऐसे चेहरों को लाएंगे तो फायदा नहीं होने वाला है। खैर वो लोग बड़े लोग हैं भाई, हम क्या बोल सकते हैं। हम तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं। उनको उनके ख्वाब हैं, उनके जो भी ख्वाहिशात हैं वो शायद वो देख के। आप यूनाइटेड अपोजिशन के पक्ष में हैं। आप जुड़ेंगे उनसे? अरे हम ही तो मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी से। नहीं, वो कह रहे हैं। सुनिए मैडम, नुकसान जुनैद नसीर को हो रहा, नुकसान इखलाक पीलू को हो रहा, नुकसान इदरीस पाशा को हो रहा, मदरसे अजीजिया जला दिया जाता है, दलंदा में मंसूर की मस्जिद पर हमला होता है, गालियां हमको दी जाती हैं, हर भाषण में गालियां हमको दी जाती हैं, यानी गंदी गंदी वाहियात बातें की जाती हैं। मेंबरशिप अब्दुल्ला आजम की चले जाती है, मेंबरशिप फैसल की चले जाती है। कितने मिसालें आपको दूं? विक्टिम तो हम है ना, आप तो विक्टर हैं, विक्टिम तो हम है। सर, आपका कहना है कि यूनाइटेड अपोजिशन हो लेकिन कोई चेहरा ना हो, ये आप कहना चाहते हैं? ये मेरा मानना ये है कि भारत के जो लोकसभा के चुनाव होंगे, हर लोकसभा सीट पर बीजेपी से मुकाबला करने की जरूरत है, और वैसा होगा तो तभी तो कुछ होगा। तो क्या आप उनके साथ मिलेंगे सर, ये सवाल है। उनसे पूछिए मेरे से मिलना चाहते क्या। सर, तेलंगाना स्टेट के यूथ के लिए आप काफी काम करते हैं। तेलंगाना स्टेट के यूथ के लिए, खासतौर से हैदराबाद के यूथ के लिए आप काम करते हैं, तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाते हैं। यहाँ के यूथ को लगातार कई परेशानियां सामना करना पड़ रहा है। PSPSC का इशू आया, पेपर लीक इशू। कल विकाराबाद में SSC का पेपर लीक हुआ। आज फिर वारंगल और तमाम जगहों से पेपर लीक का इशू आ रहा है। आप यहाँ की हुकूमत से क्या मांग करते हैं? नहीं, अब तो जो कल जो लीक हुआ उस पर तो बोल रहे कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये आज का मेरे को नहीं मालूम, मगर पेपर लीक हुआ आज का कंप्लेंट भी DO ने कंप्लेंट लॉन्च किया पुलिस से। जैसे शुरू हुआ उसके बाद लीक हुआ। लीक हुआ नहीं, मतलब लीक हुआ। नहीं, तो एग्जाम शुरू होने के बाद लीक हो गया। एग्जाम शुरू लीक, ठीक है, सरकार जांच करे, कौन कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन ले। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो लीक हुआ है वो बड़ी अफसोसनाक बात है। कई नौजवान तकलीफ में है। हम उम्मीद करते कि जो SIT बनाई गई है वो उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाएगी, और सरकार फौरन जो ऐलान किया है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि उसका अलग पेपर किया जाएगा। यकीनन तकलीफदेह बात तो है, उन बच्चों के लिए तो बड़ी तकलीफदेह बात होगी
जो बड़ी मेहनत और जुस्तजू के साथ किए हैं। मगर हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द एग्जाम हो और इंशाल्लाह हमको यकीन है कि वो एग्जाम होने के बाद जितने भी पोस्ट नोटिफाई हुए हैं वो 2018 से पहले वो नौजवानों को नौकरी मिलेगी, ये हमको यकीन है। सर, डिस्क्वालिफिकेशन की बात आपने की है, कुछ ही देर पहले डिस्क्वालिफिकेशन की बात की है। क्या डिस्क्वालिफिकेशन? डिस्क्वालिफिकेशन, हाँ, अलग अलग लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन। राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन जो चल रहा है, हाँ, कल भी आपने देखा कई सारे लोग उनके वहां पर हाँ, जाना चाहिए, उनकी पार्टी का मामला है, मैं क्या करूं। तमाम अलग दीगर पार्टियों के लोग अपनी जो सियासी अदावत है बुलाकर राहुल गांधी के साथ खड़े रहे, आपका क्या है? अरे मैं तो देखिए, मैं उम्रा करने के लिए गया था। इम्तियाज जलील साहब ने पार्टी का स्टैंड वाजे किया है। उन्होंने कहा है कि जो राहुल गांधी के साथ हुआ है वो नहीं होना था। और वो दूसरा हमने ये कहा है कि भैया आपको ये जो आप जो गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं वो अब्दुल्ला आजम पर भी करिए ना। एक धरने के केस में मेंबरशिप चले गई उसकी। फैसल लक्षद्वीप के जब हुआ, जब तो कुछ नहीं हुआ, खैर अब तो उन्होंने केस लड़कर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गया, मेंबरशिप रिस्टोर। उस वक्त भी आपने कुछ नहीं दिखाया था। हमारा बोलना यह है कि देश का मुद्दा राहुल गांधी नहीं है। मोदी जी ये चाहते हैं कि राहुल बनाम मोदी हो जाए, और हम ये चाहते हैं कि बेरोजगारी का मुकाबला मोदी जी से हो। मोदी जी ये चाहते हैं कि राहुल का मुकाबला मोदी जी से हो जाए। हम ये चाहते हैं कि महंगाई का मुकाबला मोदी जी से हो जाए। मोदी जी ये चाहते हैं कि राहुल का मुकाबला मोदी से हो जाए। हम ये चाहते हैं कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है और मोदी जी खामोश बैठे हैं। ये मुद्दे हैं। मोदी जी ये चाहते हैं कि ये बाइट इनको सामने कर दो। हम ये फिर से कह रहे हैं कि 24 में 540 चेहरे जब उभरेंगे तभी आप नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर रख सकते हैं। बीजेपी नहीं है, नरेंद्र मोदी पार्टी है ये, हम मानते हैं उस बात को। कर्नाटक इलेक्शंस अनाउंस हो गए, आप कितनी सीट्स पे लड़ेंगे? और मैडम, हमने 3 सीट्स पर तो अनाउंसमेंट कर दिए हैं। अनकरीब में और भी इंशाअल्लाह ताला सीट्स का आपको अनाउंसमेंट भी कर सकते। अलायंस अगर होगा तो वो भी बता पाएंगे आप। पंडित संजय का कहना है सर कि ओल्ड सिटी में एक खास तबके के नवयुवकों को रमजान में छूट मिलती है। अरे छोड़िए ना, बीजेपी का इतना बड़ा वो क्या है, वो पोस्ट मिला उसको और बात इस तरह ही कर रहा उन्हें क्या है। प्रधानमंत्री 8 तारीख को हैदराबाद आ रहे हैं सर। हाँ, आ रहे हैं। वंदे भारत का इनॉग्रेशन होगा। वेरी गुड। हम प्रधानमंत्री से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब आप हैदराबाद को आ रहे हैं तो आप जो मेट्रो का जो काम रुका हुआ है महात्मा गांधी जुबली बस स्टैंड से फलकनुमा तक, उसके लिए आप हमको पैसे दीजिए आपकी गवर्नमेंट से। और जो एयरपोर्ट के लिए मेट्रो का काम जो टीआरएस की सरकार ने तैयार किया है, जिसको हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब ने रिजेक्ट कर दिया है, उसको भी मंजूर कर दीजिए। 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री यहां पर आए तो वो हैदराबाद में हमारे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ये जुबली बस स्टैंड से लेकर फलकनुमा में जो एक हिस्सा बचा हुआ है, उसके लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसका फंड कर दीजिए। और दूसरा जो मेट्रो की लाइन का प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट ने भिजाया है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। वो तो सर स्टेट की सरकार करना चाहिए, स्टेट की सरकार नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए स्टेट का ही तो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जा रहा है ना। किसी सुनिए, एक मिनट, किसी का जाती पैसा नहीं है, जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, पर्सनल पैसा किसी का नहीं है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो पैसा जा रहा है आप वो दीजिए ना। यहां पर डेवलपमेंट का काम ही होगा ना। आप लोग बोलते हम बोल रहे डेवलपमेंट करिए, डेवलपमेंट का काम करवाइए, चलिए। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में नामपल्ली रेलवे स्टेशन को भी अच्छा खूबसूरत बनाइए। आप बनाइए बिल्कुल। ओल्ड सिटी मेट्रो प्रोजेक्ट यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी।
टीआरएस की सरकार 8 साल तक रही, अभी फिर से ये मुद्दा क्यों आ रहा है? अगर सरकार, राज्य सरकार करना चाहती तो पहले कर सकती थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल हम तो केंद्र और राज्य के बीच में हम तो शुरू से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि प्लीज करवाइए, वो एक बिट बचा हुआ है, आप करवा दीजिए, हम तैयार हैं उसके लिए। तो उसके लिए फंडिंग की जरूरत है। हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड कर दे। स्टेट क्यों नहीं कर? अरे स्टेट भी करेगा भाई, दोनों मिलकर करो ना। आप तो मेरे को बदनाम करते हैं, खाली ओवैसी खड़े होकर भाषण देता रहे। हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आपसे, करा दो ना भाई, आप कराइए डेवलपमेंट का काम, आप एक्सेप्ट करिए। कर्नाटक में चुनाव के लिए क्योंकि आप भी उतर रहे, तो क्या बीआरएस के साथ आप जा सकते हैं? किसके साथ? बीआरएस के साथ। बीआरएस क्योंकि वो भी कह रही है कि आएगी। देखिए, हमारा मानना ये है कि के चंद्रशेखर राव बड़े श्रूड, सैगेशियस एक स्टेट्समैन है और उन्होंने तेलंगाना में जो कुछ काम किया है वो काबिले तारीफ है। यकीनन मेट्रो के काम नहीं आए, ओल्ड सिटी में होना चाहिए, बहुत से काम नहीं हुए, होना चाहिए, मगर जो बिजली का इंतजाम उन्होंने किया, जो पीने के पानी का इंतजाम उन्होंने किया, जो इरिगेशन का इंतजाम उन्होंने किया, जो उनकी सरकार ने दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले, वो पूरे देश में कहीं पर नहीं है। तो ये काम उनका हुआ, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारा उनसे इख्तलाफ था, रहेगा। हम उनको अपोज करते थे, करेंगे, मगर जहां पर काम हुआ तो वही बोलना पड़ेगा, ये काम हुआ है। सर, अपोज करने की बात है, यहाँ पर स्टेट में यूनाइटेड अपोजिशन की बात चल रही है सर। कौन? शर्मिला ने कुछ किया है। कौन? वाईएस शर्मिला ने कुछ किया है सर इस चीज को। कांग्रेस बीजेपी से बातचीत हुई, आपने कुछ कहा है? मेरे से कोई बातचीत नहीं हुई और मैं इनसे नहीं बात करूंगा। मैं ममता बनर्जी ने क्यों? कहा वाईएस कि शर्मिला से आपको क्या नहीं, मैं नहीं बात करूंगा भाई, मेरी पार्टी का फैसला है। सर, इन्फॉर्मेशन यह है कि कल आप मिलने वाले हैं। किससे? शर्मिला। देखिए, हम मुलाकात जब करते हैं ना तो शर्मा कर नहीं करते, मुलाकात खुलकर करते हैं। और हम नहीं मिलेंगे उन लोगों से, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हमारे को बात चीजों पे टीआरएस पार्टी से हमारा इख्तलाफ है, मगर जहां काम किए वो काम करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और यकीनन मैं समझता हूं कि के चंद्रशेखर राव का जो विजन था तेलंगाना में, किसी हद तक उसको हासिल कर चुके हैं। और भी उनको करना है। हम तो बोल रहे और करो आप। हमारे परसों लिए हम रोड वाइडनिंग का, केटी रामाराव मिनिस्टर हमारे को रोड वाइडनिंग के लिए वो दिए हैं पैसे। डेवलपमेंट हमारा वो आईएस सदन का स्टील ब्रिज का काम रुका हुआ है, उसको हम बोले जल्दी कराइए आप। और आप देख रहे होंगे ये जू से लेके ब्रिज बन रहा है लंबा, लॉन्गेस्ट, वो भी वो मिरालम टैंक की खूबसूरती का, उस पर ब्रिज का मसला है। ये सब हम दौरा होना है सर आपका? हाँ, राजस्थान होगा। राजस्थान में हमने एक स्टडी करवाई है राजस्थान के मुसलमानों की बैकवर्डनेस के ऊपर, सोशली, एजुकेशनली, पॉवर्टी, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब करा है। उसकी रिपोर्ट का हम अप्रैल के सेकेंड हफ्ते में जयपुर जाकर एक्सपर्ट्स को बिठाकर वो रिपोर्ट हम लोग रिलीज करेंगे और बताएंगे कि कैसा राजस्थान के मुसलमानों को ठगा गया है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की हो। वो रिपोर्ट राजस्थान में पार्टी की क्या तैयारियां हैं सर? चल रही है पार्टी कैसे नहीं, कितने सीटों पे आप? देखिए, हमारी तैयारी चल रही है, हमको कामयाबी मिल रही है। हम जब बोले जनवरी में कि राजस्थान में बजट सिर्फ 99 करोड़ है, अशोक गहलोत ने उसको बढ़ा दिया, 299 करोड़ कर दिया। और फिर उसके बाद हम जुनैद और नसीर के घर पर जाकर मिले, मुख्यमंत्री को हमने कहा क्यों नहीं जाएंगे, उनको जाना पड़ा। हम हिसार गए, अब मुख्यमंत्री वहां पर जा रहे हैं। तो हमारा काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। हमारी टीम, जमील खान साहब और पूरे हमारे कोर कमेटी के मेंबर्स बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी जाएगी पार्टी सर? मध्य प्रदेश में अभी हमारे को संगठन को और मजबूत करना है। अभी हम अनकरीब में हमारे संगठन के पोस्ट होल्डर्स का अनाउंस करेंगे, उसके बाद देखेंगे। सेंसस की बात आ रही है, उस पर वापस आ रहा है कि स्टालिन ने भी कहा कि सेंसस के ऊपर काम होना चाहिए, इसके बारे में आना चाहिए, कास्ट सेंसस जो है उसको लेकर। हाँ, कहा करवा दीजिए ना। जब आपके स्टेट में जहां आप लोग स्टेट में पावर में, वहां करवा दीजिए। और जब सेंसस की रिपोर्ट आएगी तो जिस कास्ट को बढ़ के हिस्सा मिला, जो पॉपुलेशन में कम है,
और जो पॉपुलेशन में ज्यादा है जिनको हिस्सा नहीं मिला उसका देंगे साहब। हम तो बोल रहे मुसलमानों का भी कराइए सेंसस, आप कास्ट सेंसस में मुसलमानों को उसे मुस्तस्ना मत रखिए आप। मुसलमानों में भी कास्ट है, कौन कह रहे नहीं है, बिल्कुल कास्ट है, रियलिटी है कास्ट। ममता बनर्जी जो है अब वो कह रही है कि हनुमान जयंती को लेकर जो है बहुत ज्यादा सचेत और सतर्क रहना पड़ेगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर और पीस मेंटेन करने के लिए ममता बनर्जी को पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम भी जनता से अपील करेंगे बंगाल की कि क्यों आप वायलेंस की इजाजत दे रहे, पीस को बरकरार रखिए, पॉलिटिकल फाइट लड़िए अपना। सर औरंगाबाद में भी हिंसा हुई सर, आपके हाँ, इम्तियाज जलील साहब को आप लोग क्रेडिट नहीं दे रहे, आप लोग तो क्रेडिट दे ही नहीं रहे इम्तियाज जलील को। हाँ, हिंसा के लिए दे दो कम से कम। चलो, अगर वो मंदिर में जाकर नहीं बैठती इम्तियाज जलील तो क्या होता था वहां पर? 3 घंटे इम्तियाज जलील बैठे रहे मंदिर के, पूरे क्राउड को भगाए वहां से। खुद पुलिस के लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बोल रहे बात को कि इम्तियाज जलील अगर नहीं होते तो वहां पर हिंसा हो जाती, वहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ होती। आप लोग सिर्फ नेगेटिव स्टोरीज को और सेंसेशनलाइज करने की स्टोरीज कैरी करते, इम्तियाज जलील पे करिए ना आप लोग। मेरे ख्याल से खाली एक हमारे इंडिया टीवी ने इम्तियाज जलील को बुलाकर उनको सराहा, उनकी मेहनत को इंडिया टीवी बुलाए। वेरी गुड, शुक्रिया आपका, आपके ही बहादुरी के जर्नलिस्ट थे उन्होंने 25-20 साल के। और फिर वहां पे अरेस्टिंग हो रही, वो अरेस्टिंग को गलत लोगों की अरेस्टिंग नहीं होना, और उस जिन गलत बच्चों का अरेस्टिंग किया जा रहा है वहां पर हमारी मुकामी यूनिट ने वहां पे लीगल एड फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? इतने स्पीचेस हुए वहां पर, 50 लव जिहाद के ऊपर, सोकॉल्ड लव जिहाद पर भाषणें हुई, रोकते नहीं है सब महाराष्ट्र की सरकार। और वहां के मुख्यमंत्री उनको अरेस्ट कराते हैं जो उनको पर्सनली कोई उनके घर में ब्लैकमेल कर रहा था। अरे भाई, ये लोग जो हेट स्पीच दे रहे हैं, जिनके आपके मंत्री बैठे हुए हैं उसमें, उन तमाम सभाओं में, डिजाइनर को आप कहते हैं वो डिजाइनर नहीं है, मगर ये तो आपके डिजाइनर है ना। ये जो लव जिहाद पे जो 50 मीटिंग कराई जिसमें 71 गालियां दी गई मुसलमानों को, इस्लाम को, क्या क्या नहीं बोला गया, ये आपको अरेस्ट ही नहीं करते। अरेस्ट करिए ना, जैसा आपने उसको अरेस्ट कराया वो डिजाइनर को, इसको भी कराइए। ये असल डिजाइनर आपके हैं, ये हैंडमेडन है आपके ये लोग। सर एक और उत्सव आ रहा है सर, हनुमान जयंती, जिसमें रैली निकाली जाती है। देखिए, रैली निकलेगी, निकलनी भी चाहिए, और पीस मेंटेन होना चाहिए। हम अपील करते हैं कि प्लीज अमन को बरकरार रखिए। अगर वायलेंस होगा तो गरीब का नुकसान होगा, वो अपने रोजगार से महरूम हो जाएगा, नफरतें बढ़ेंगी। आप अपनी सियासी रोटी तो सेक सकते हैं, मगर इस नुकसान की पाचपाई कौन करेगा? और सरकारों की जिम्मेदारी ये है कि वो जब परमिशन देते हैं तो वो पीस को इंश्योर करें। जो प्रोसेशन निकालते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो पीस को इंश्योर करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इंतजार करना पड़ा आप लोगों को। थैंक यू। हाँ, टीटी वगैरह नहीं बहुत नहीं, रोजे में हालत में इतना बोला बस। चलो